आगे since 74 years old lady with the history of with 2-month history of fatigue and anorexia and a 6 kg weight loss, treated with chemotherapy for ovarian cancer around 6 months ago. Hypertension managed with thiazide diuretics on physical examination, temperature 36.2 degrees Celsius, blood pressure of 132/75 mm of mercury, pulse rate of 86 beats per minute without any postal drop. Weight 38 kg, no neurological findings, cardiac and pulmonary examinations were normal and no peripheral edema. Lab investigations reveal a blood urea nitrogen of 5 mg per deciliter, sodium of 128 milliequivalent per liter, chloride of 90, serum osmolarity of 260 milliosmolar, hypoosmolar, serum creatinine of 0.4, potassium of 3.8 and bicarb of 25 milligram, glucose of 60 milligram per deciliter, and cortisol at 8 am was 20 microgram, which falls within normal range. Now for the urine, urine osmolarity was 70 milliosmol, which was also less. Potassium of urine potassium was of 15 milliequivalents, and sodium, urinary sodium was of 12 milliequivalent per liter. So now most likely cause of this patient's hyponatremia: option A, hypovolemia, B, low solute intake, pseudohyponatremia, and primary adrenal insufficiency. So answer low solute intake because urine की osmolarity less than 100 फॉल कर रही है. अगर हाइपोवोलेमिया होता तो यूरिन की osmolarity ज़्यादा होती. अगर हाइपोवोलेमिया होता तो यूरिन की osmolarity ज़्यादा होती because water ज़्यादा kidneys conserve करते. नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में होती है हाइपोवोलेमिया. सर हाइपोवोलेमिया डिहाइड्रेशन भी पेशेंट का वही सारे उस चीज़ में GFR सबसे पहले कम हुआ, GFR कम हुआ, उसके बाद फिर प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से यूरिन की ऑस्मोलैरिटी तो ज़्यादा होगी. और सूडो हाइपोनेट्रीमिया इस वजह से नहीं है बिकॉज पेशेंट की प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी हाइपोऑस्मोलर है और साथ जो है वैसे प्रोटीन. सूडो हाइपोनेट्रीमिया क्यों नहीं है? सर सीरम ऑस्मोलैरिटी हाइपोलेस है और साथ सर कोई एविडेंस ऑफ प्रोटीन और लिपिड्स का नहीं है. सूडो हाइपोनेट्रीमिया क्यों नहीं है? सीरम ऑस्मोलैरिटी सर लो है. साथ प्रोटीन सर हाइपरप्रोटीनीमिया और मुझे थर्ड इफेक्ट ऑन आइसोटोनिक नहीं है हाइपोटोनिक. सिंपल सी जो आपकी डिफरेंशिएशन जो होती है सूडो हाइपोनेट्रीमिया और ट्रू हाइपोनेट्रीमिया की, ये सूडो हाइपोनेट्रीमिया में मेजर ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल होती है और कैलकुलेटेड ऑस्मोलैरिटी लो होती है. यहाँ कैलकुलेटेड ऑस्मोलैरिटी क्या होगी इस पेशेंट में? ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था? 2 into sodium plus glucose over 18 plus pH over 2.8. तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो क्या बनेगा? 2 into sodium 256 और तकरीबन 3.5 आपको ग्लूकोज से मिल गई, 260 उतनी ही बन गई. कैलकुलेटेड ऑस्मोलैरिटी और मेजर्ड ऑस्मोलैरिटी सेम. और सिंपल सी है कि जो पहले आप लोगों ने बताया कि सीरम ऑस्मोलैरिटी और सूडो हाइपोनेट्रीमिया होता तो नॉर्मल होनी चाहिए, दोनों चीज़ें आ जाती हैं. तो सूडो हाइपोनेट्रीमिया नहीं है. हाइपोवोलेमिया पोस्टर ड्रॉप की पोस्टर टैकीकार्डिया पोस्टर ड्रॉप और पोस्टर टैकीकार्डिया वॉल्यूम डिप्लीशन की एविडेंस कोई नहीं नहीं. क्लिनिकली वॉल्यूम डिप्लीशन नहीं है. दूसरा वॉल्यूम डिप्लीशन होगी तो क्या होगा? यूरिन ऑस्मोलैरिटी को क्या होगा? यूरिन सोडियम को क्या होगा?
हाइपोवोलेमिया में यूरिन सोडियम को क्या कम होगा? होगा। तो पेशेंट कंसर्न करेगा काम होगा। हाइपोवोलेमिया में यूरिन सोडियम को क्या होगा? अब यहाँ पे एक चीज को आपको ख्याल रखना होगा कि हाइपोवोलेमिया ड्यू टू रीनल लॉसेस, रीनल सॉल्ट वेस्टिंग में तो यूरिन सोडियम हाई होगा। अगर एक्स्ट्रा रीनल लॉसेस की वजह से हाइपोवोलेमिया हुआ फिर यूरिन सोडियम लो होगा। ठीक है, तो ये चीज आपसे नोट करनी है। अगर ऑलवेज डू नॉट एक्सपेक्ट टू बी यूरिन सोडियम जो है हाइपोवोलेमिया में लो होगा। लो सिर्फ उस सूरत में होगा इफ द लॉसेस आर एक्स्ट्रा। अगर रीनल लॉसेस की वजह से हाइपोवोलेमिया हुआ तो फिर यूरिन सोडियम विल बी राइज। क्लिनिकली एविडेंस नहीं था। दूसरा, हाइपोवोलेमिया में एडीएच को क्या हो रहा था? वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ जानी थी, जिससे यूरिन ऑस्मोलारिटी आपकी ज्यादा तो नहीं होगी। एडिनल इनसफिशिएंसी, हाइपोनेट्रीमिया के साथ हाइपर होना चाहिए और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होनी चाहिए बाइकार्बोनेट। और नेक्स्ट ही प्लाज्मा कोर्टिसोल इज नॉर्मल। तो इसलिए लो सॉल्यूट BUN 5 मिलीग्राम इंडिकेट कर लो प्रोटीन इंटेक प्रोबेबली नंबर 1। वेट पेशेंट का 38 kg और उसके बाद यूरिन में भी ऑस्मोलारिटी यूरिन की इज 70 मिलीऑस्मोल। इधर ऑस्मोटिक लोड जो है मिनिमम बहुत कम ऑस्मोटिक लोड जो है पेशेंट को, तो ऑस्मोटिक टाइप लोड ना होने की वजह से ये क्या होगा? ऑस्मोटिक लोड ना होने की वजह से क्या होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जब कलेक्टिंग रेट में जब पहुंचेगा तो उसकी ऑस्मोलारिटी बहुत कम होगी, तो कुछ समय वाटर विल बी रीअब्सॉर्ब, पूरी वाटर वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो जाएगा। आगे आगे 85-year-old man presents to emergency room with a fever for several days. He has not been eating much. He has a cough productive of yellow sputum and diarrhea. On physical examination, he is well developed in moderate respiratory distress. Supine blood pressure is 120 by 86 millimeter of mercury. Pulse of 74 per minute. Stagnant blood pressure was 115 by 85. Pulse was 70. There was no postal drop or significant postal drop or postal tachycardia. Respiration 24 per minute and labor. Temperature was 39. Body weight is 60 kilogram. Heat examination was unremarkable. Cardiopulmonary examination demonstrated decreased breath sounds at the base of the right lung. The remainder of the examination was within normal limits. Lab investigation showed the serum sodium of 120 milliequivalent per liter, potassium of 3.9, chloride of 87 milliequivalent per liter, bicarb of 25 milliequivalent per liter, BUN of 10 milligram per deciliter, and creatinine of 0.8 milligram per deciliter. Glucose was 320 milligram per deciliter, and the serum osmolarity was 260 milliosmol per kg. On urine, urinary sodium was 60 milliequivalent per liter, potassium was 30 milliequivalent per liter, and osmolarity was 500 milliosmol per kg. What is the cause of this patient's hyponatremia? Option A is hypovolemia, B is SAADH, C is hyperglycemia, and D is low solute intake. SAADH, likely. हाइपोवोलेमिया क्यों नहीं? Postal drop, postal tachycardia significant. पोस्टल ड्रॉप नहीं है। और कोई चीज? आपके पास
क्या एविडेंसेस देखते हैं हाइपोवोलेमिया में? एक तो पोस्टल ड्रॉप नहीं है, पोस्टल टैकीकार्डिया नहीं है, बीयूएन टू क्रिएटिन रेशियो देखते हैं तो कितना है? वो 12 है, तो वो भी प्री रीनल एरिथमिया नहीं है। और नेक्स्ट जो है हाइपोवोलेमिया में यूरिन ऑस्मोलैरिटी इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए थी, यूरिन ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा ही 500 वो ठीक है। नेक्स्ट हाइपरग्लाइसीमिया, सर ऑस्मोलैरिटी में वो 260 हाइपरग्लाइसीमिया क्यों नहीं? सीरम ऑस्मोलैरिटी 260 लो है हाँ? सर, सीरम ऑस्मोलैरिटी लो है सर, फिर वो हाइपरटोनिक होना चाहिए इसमें अगर हाइपरग्लाइसीमिया ट्रांसलोकेशन कैन लीड टू हाइपोनेट्रीमिया। कैसे? हाइपोनेट्रीमिया ट्रांसलोकेशनल हाइपोनेट्रीमिया तो क्या होगा? सर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है ईसीएफ की तो सोडियम जो है वो सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी और इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो बाहर आएगा, डाइल्यूट कर देगा, शिफ्ट ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को डाइल्यूट कर देगा। और आपको बताया था कि फॉर एवरी 100 मिलीग्राम राइज इन ब्लड ग्लूकोज सोडियम विल ड्रॉप बाय 1.6 मिलीग्राम। याद रखिए, कुछ किताबें आपको 2.6 कहती हैं, 3 कहती हैं, मगर मिनिमम जो है ड्रॉप विल बी 1.6 फॉर एवरी 100 मिलीग्राम। तो यहाँ अगर 200 मिलीग्राम राइज किया है तो उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिली यूनिट कम हो जाना चाहिए, ये ज़्यादा कम है। नेक्स्ट लो सलूट इनटेक नहीं है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी प्लस ग्लूकोज इनटेक हाइपरग्लाइसीमिया है, तो हाइपोनेट्रीमिया है, यूवोलीमिया है, यूरिन सोडियम हाई है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी हाई है, और क्या है? तो ऐसा ये केस है कि ठीक हो ही जाएगा। चलिए आप ही खड़े हो किसी और कुछ चीज नहीं। A 49-year-old man presented with vomiting and diarrhea for last 3 days. He has history of smoking, but no other medical history. On examination, his pulse is 75 per minute, blood pressure of 120/70 in supine position and 100/55 in standing. Estimated JVP is 5 centimeter. Skin turgor is reduced. Chest auscultation revealed absent breath sounds at the left lung base. Rest of examination is normal. Chest X-ray showed left pleural effusion and left upper lung mass. On laboratory investigations, serum sodium was 114 milliequivalent per liter, potassium of 3.6 milliequivalent per liter, and chloride of 96 milliequivalent per liter. Bicarb of 23 milliequivalent per liter and BUN of 22 milligram per deciliter. Creatinine of 1 milligram per deciliter and serum osmolarity was 245 milliosmol per liter. Urine sodium is 6 milliequivalent per liter and the urine osmolarity is 448 milliosmol per liter. What is the cause of this patient's hyponatremia? Option A is hypovolemia. Option B is SAADH. Option C is low solute intake. यही तो जी हाइपोवोलेमिया, क्लिनिकली हाइपोवोलेमिया है, यूरिन सोडियम लो है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी हाइपोवोलेमिया। नेक्स्ट आगे Patient was treated with IV normal saline. His sodium level improved to 122 milliequivalent per liter the next day. He was continued on normal saline. However, the next morning his serum sodium level was 120 milliequivalent per liter. Repeat urinary sodium is 40, and urinary osmolarity is 600, which is increased. Why did not his sodium level improve?
Option A, patient is still volume depleted and needs more intravascular fluid. Option B, patient likely has underlying Addison's disease. And option C, patient likely has underlying SAADH. So C, SAADH. the patient likely has ऐसे ही अब यहाँ पे दो चीजें आपको बताऊंगी। अगर ये वॉल्यूम डिप्लीशन क्लिनिकली क्लियर कट में वॉल्यूम डिप्लीशन दिखाती है, मगर एक SIADH का पेशेंट है, ट्रीटेड SIADH का पेशेंट, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? ट्रीटेड वाटर जो नेगेटिव बैलेंस में हो जाए, वाटर बैलेंस में जब नेगेटिव हो जाए तो then sodium should drop. Urine sodium would be low in treated SIADH। याद रखेंगे इस बात पर कि आपके पास सिनेरियो ऐसे ही हो सकता है क्योंकि SIADH का पेशेंट ही हो, मगर वॉल्यूम डिप्लीटेड था या सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे था, वाटर रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे था, तो उसकी जो वैल्यू दिखाई गई यूरिन सोडियम आपका लो आया, जैसे इस पेशेंट का तो यूरिन सोडियम लो हो सकता है SIADH में भी, अगर आपको नेगेटिव वाटर बैलेंस में ले आए, नेगेटिव सोडियम बैलेंस में ले आए, तो यूरिन सोडियम को ड्रॉप जरूरी नहीं है कि सोडियम इज ऑलवेज हाई हो। चलो वैसे हाइपरनेट्रीमिया कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए और हाइपरनेट्रीमिया क्या है? बाय डेफिनेशन सीएम सोडियम मोर देन 145 मिलीग्राम पर लीटर, और अगेन हाइपरनेट्रीमिया भी और हाइपरनेट्रीमिया भी जो डिसऑर्डर ऑफ वाटर पैटर्न और तीसरी चीज डू नॉट रिफ्लेक्ट द टोटल बॉडी सोडियम। टोटल बॉडी सोडियम ये नीचे जैसे नजर आ रहा है आपको, ये नॉर्मल है, यहाँ पे टोटल बॉडी वाटर नॉर्मल ही है मगर सोडियम की एक्सेस यू वाली में हाइपरनेट्रीमिया, यहाँ पे वाटर भी कम है मगर सोडियम भी कम है मगर रिलेटिवली वाटर डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। यहाँ वाटर की भी एक्सेस है मगर सोडियम की एक्सेस उससे भी ज़्यादा है, हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। तो यहाँ नॉर्मल सोडियम है, बॉडी का सोडियम यहाँ तो नॉर्मल था, और यहाँ टोटल बॉडी सोडियम कम है, यहाँ टोटल बॉडी सोडियम ज़्यादा है, मगर तीनों सिचुएशन में हाइपरनेट्रीमिया है। तो सीरम सोडियम लेवल डज नॉट रिफ्लेक्ट द टोटल बॉडी सोडियम। और नंबर 4 जो है वही पॉइंट अगेन कि इट इज नॉट ए डिजीज, हाइपरनेट्रीमिया इज नॉट ए डिजीज, it is manifestation of some other disease. Why you have to worry about hypertension? if serum osmolarity बढ़ेगी तो water would shift from the inside the cell outside, leading to cell shrinkage. और अगर brain के cell जब shrink करेंगे अगर तो there will be clinically manifestation. नॉर्मल था और ये हाइपरनेट्रीमिया वाला, यहाँ आप सेल्स का ही देख सकते हो, वेंट्रिकल्स देख सकते हो, क्या कंडीशन हो रही ये इधर एज कंपेयर टू इसको ब्रेन सेल। ब्रेन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्यों होता है? इसलिए एनक्लोज इन ए डिजिट, बाकी बॉडी साइज जो है ओपन हुए है एक साइड पे, मगर यहाँ पे ना तो एक्सपैंड कर सकता है ना वो बोन जो है आपकी वो श्रिंक करेगी, तो ब्रेन को ही वो श्रिंक करना है या एक्सपैंड करना है। और बैलेंस जो है, वाटर बैलेंस इज इम्पोर्टेंट जो है बॉडी में मेंटेन करना है कि इन एंड आउट और तो इक्वल है, तो फिर आपका सोडियम भी नॉर्मल है। अगर ये डिक्रीज इनटेक है या डिक्रीज आउटपुट है तो हाइपोनेसीमिया डेवलप हो जाएगा, और दूसरी तरफ अगर इंक्रीज
आउटपुट है और डिक्रीज इनटेक है तो हाइपरनेट्रीमिया बनेगा। और वाटर की इनटेक कम है या वाटर के लॉसेस ज़्यादा है तो रिलेटिव एक्सेस ऑफ सोडियम हो जाएगी, हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। और इसको प्रिवेंशन के लिए वही सिस्टम जो है थ्रू ऑस्मोसेप्टर्स, जब भी सीरम सोडियम ज़्यादा होगा ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी और उसको कंपनसेट करने के लिए दो चीज़ें होंगी। एक तो थर्स्ट स्टिमुलेट होगी जिससे पर्सन स्टार्ट टेकिंग इन मोर फ्लूइड और दूसरा एडीएच की सिक्रीशन होगी तो किडनी से वाटर रिटेन हो जाएगा। तो इंक्रीज इनटेक वाटर की और दूसरी तरफ लॉसेस को कम करने की कोशिश करेगी किडनी बिकॉज ऑफ इंक्रीज एडीएच सिक्रीशन, तो कंपनसेट करने के लिए हाइपरनेट्रीमिया को मिनिमाइज करने के लिए। अब वाटर बैलेंस के लिए एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वाटर की बात नहीं करनी, इट इज द इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर या लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर, फिर वो हाइपरनेट्रीमिया जा रहा है। वाटर का लॉस हो रहा है विद सोडियम, विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विद सोडियम, तो हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा। इसी तरह अगर वाटर इनटेक है, फ्री वाटर इनटेक नहीं है, सोडियम भी साथ है, तो हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा। तो बैलेंस ऑलवेज यू हैव टू लुक फॉर द इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर बैलेंस। फ्री वाटर क्लियरेंस सबसे जरूरी चीज जो है आपको मिलियन होना चाहिए कि फ्री वाटर क्लियरेंस जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी। वाटर यूरिन में जो यूरिन वॉल्यूम की दो कंपोनेंट है। यूरिन वॉल्यूम की दो कंपोनेंट कौन सी हैं? फ्री वाटर और सीआरएम या ऑस्मोलर क्लियरेंस। ऑस्मोलर क्लियरेंस प्लस फ्री वाटर। Osmolar clearance is that water which is exceeded with the solute. Solute could be electrolytes or could be non-electrolyte solution, जैसे ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है। तो दो कंपोनेंट हैं, सीआरएम की और फ्री वाटर। फ्री वाटर इधर आ गया, टोटल वाटर V is equal to फ्री वाटर प्लस सीआरएम, और उसको और फ्री वाटर इधर ले आओ तो फ्री वाटर क्लियरेंस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द यूरिन माइनस ऑस्मोलर क्लियरेंस। ऑस्मोलर क्लियरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी चीज की क्लियरेंस कैलकुलेट करने के लिए एक ही स्टैंडर्ड फार्मूला है, यूवी ओवर पी, यूरिन कंसंट्रेशन, यूरिन वॉल्यूम ओवर प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम इनटू यूरिन ऑस्मोलैरिटी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, तो ये आपकी ऑस्मोलर क्लियरेंस आ जाएगी। और इस चीज को V माइनस ई आसन को या V माइनस ये V इनटू यू आसन की आसन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि फ्री वाटर क्लियरेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू 1 माइनस यू आसन ओवर फ्री आसन। ये आपको टोटल सॉल्यूट फ्री वाटर होता है, सॉल्यूट फ्री वाटर, ठीक है। मगर इन टर्म्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ सोडियम, इन टर्म्स ऑफ डिसनेट्रीमिया, दिस डज नॉट वर्क। सॉल्यूट फ्री वाटर की यहाँ भी आपको इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर क्लियरेंस जो है निकालनी होगी। एक तो ये होगी टोटल सॉल्यूट जो ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, मगर अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है जिसमें सोडियम डिस्टर्ब है, हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरनेट्रीमिया, देन दिस कैलकुलेशन डज नॉट वर्क। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर क्लियरेंस निकालनी। इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर क्लियरेंस जो है उसका फार्मूला ये दिया हुआ है नीचे, उसमें आ जाएगा V माइनस इलेक्ट्रोलाइट क्लियरेंस। इलेक्ट्रोलाइट क्लियरेंस क्या होगी? UV और V यूरिन वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रोलाइट यूरिन में जो कंसंट्रेशन, यहाँ पे दोनों आएंगे सोडियम प्लस पोटेशियम, डिवाइडेड बाय
सीरम सोडियम। पोटेशियम को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया जो इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर क्लियरेंस फैक्टर V into 1 minus urine into sodium plus potassium over serum sodium। और अगर यूरिन में ग्लूकोज भी एक्सीड हो रहा है, ग्लाइकोसिलूरिया है, यूरिन एनालिसिस पे ग्लूकोज पास आपको प्रेजेंट है, तो फिर आपको यूरिन ग्लूकोज ऊपर भी रखना होगा और नीचे भी सोडियम प्लस ग्लूकोज। क्यों? आपको पहले मैंने बताया था कि हाइपर ऑस्मोलैरिटी और हाइपरटोनिसिटी, टोनिसिटी और ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस बताया था, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी जो है, इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी जो है, दैट इज कॉल्ड एज टोनिसिटी। इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? व्हिच विल क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। यूरिया उसमें इंक्लूड नहीं होता, इसलिए कि इट इज फ्रीली परमेबल अक्रॉस द सेल वॉल। जितनी सेल के अंदर कंसंट्रेशन है उतनी बाहर भी है, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, देयर विल नो वाटर शिफ्ट। जो वाटर शिफ्ट अगर नहीं होगी तो सोडियम कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो टोनिसिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो यहाँ अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है अगर ब्लड में ज्यादा है तो हाइपरग्लाइसीमिया विल लीड टू हाइपरऑस्मोलैरिटी और वाटर वुड शिफ्ट फ्रॉम द सेल्स टू द एक्स्ट्रासेल्युलर, तो वो कंट्रीब्यूट करता है टोनिसिटी को भी, और वाटर शिफ्ट की वजह से सोडियम लेवल जो है आपका डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये दोनों फार्मूले जो है आपने यूज करने हैं। नीचे वाला सिर्फ अगर यूरिन में ग्लूकोज मौजूद है, अगर यूरिन में ग्लूकोज नहीं है, फिर आपने ऊपर वाला फार्मूला यूज करना है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस जो भी मैंने बात की है कि ये इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर की कैलकुलेशन जो है, इम्पोर्टेंस की क्लिनिकली इम्प्लीकेशन उसकी क्या है। ये दो केसेस हैं, ठीक है? Age same, serum sodium is the same, potassium is the same, serum osmolarity is same, urine osmolarity is the same, and urine volume is the same. ठीक है? Difference is only in the urine sodium और potassium। यहाँ पे 535 है और 115 और 14। तो ये केस ऑफ SIADH है, दिस इज पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब आप अगर सॉल्यूट फ्री वाटर क्लीयरेंस निकालोगे, ठीक है, तो क्या आएगा? सॉल्यूट फ्री वाटर क्लीयरेंस कैलकुलेट करके बताओ, और 1 माइनस नहीं करना तो आप मोलर क्लीयरेंस निकाल लें और वॉल्यूम में से माइनस कर दें। आप मोलर क्लीयरेंस UV over P, U is 550, V 600 divided by 255। जी आप मोलर क्लीयरेंस क्या हो गया? अब मोलर क्लीयरेंस निकाल लें UV और P। यूरिन कंसंट्रेशन कितनी है? ऑस्मोलैरिटी 550 है इनटू वॉल्यूम 600, 600 इनटू 500 डिवाइडेड बाय 255। 1350 V minus C also 600 minus 1320 क्या आया? जो भी आया 7 नेगेटिव फ्री वाटर क्लियरेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर इज बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक है, जिसकी वजह से डाइल्यूशन हुई, हाइपोनाट्रिमिया हो गया दोनों में। इसमें कितनी आएगी? इसमें क्योंकि वो तीनों वैल्यू वही हैं, वॉल्यूम भी वही है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी वही है, सीरम ऑस्मोलैरिटी वही है, तो यहाँ भी नेगेटिव फ्री वाटर क्लियरेंस है।
720 की यहाँ भी है, ठीक है। 694 बनती है, आपने कैसे बनाई? बहरहाल ये दोनों में फ्री वाटर क्लियरेंस इज -694। मगर अगर आप जाते हो इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर क्लियरेंस कैलकुलेट करते हैं, करें इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर क्लियरेंस, इलेक्ट्रोलाइट क्लियरेंस यू सोडियम प्लस पोटेशियम कितना है? 5 plus 35 40 into urine volume 600 divided by serum sodium, 400 और वो उसको 600 में से माइनस कर दें तो क्या है? चलिए 408 यही आया है। उधर कितना आया दूसरी तरफ केस बी में? -149 है, ठीक है। -149 का क्या मतलब हुआ कि वाटर इज बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड रिटेन हो रहा है। यहाँ पे क्या ए में क्या है? 408 ml जो है लॉस हो रहा है फ्री वाटर, इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर। तो फिर हाइपोनाट्रीमिया दोनों में एक जैसे कैसे हो गया? क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? यहाँ 408 फ्री वाटर की एक्सीशन हो रही है, यहाँ फ्री वाटर रिटेन हो रहा है, तो थ्योरेटिकली तो जिसमें वाटर रिटेन हो रहा है उसमें हाइपोनाट्रीमिया डेवलप होना चाहिए। जिसमें फ्री वाटर का लॉस हो रहा है उसमें हाइपोनाट्रीमिया होना चाहिए था, मगर दोनों में सोडियम 125 है। डिफरेंस क्यों हुआ? वजह क्या? मैकेनिज्म क्या हुआ? एडीएम हाँ? डिफरेंस दोनों में क्या हुआ? ये कैलकुलेट करके बताया ना 408 ये फ्री वाटर का लॉस हो रहा है, ये 149 फ्री वाटर रिटेन हो रहा है। तो यहाँ तो बात बन गई कि वाटर रिटेन हो रहा है इसलिए हाइपोनाट्रीमिया हो गया। यहाँ क्यों हो रहा है? समझ आएगी तो आगे चलना है। फ्री वाटर इनटेक भी तो ज्यादा हो सकता है। दो चीजें इन्वॉल्व हैं एक्सीशन के अलावा इनटेक भी। अगर उस पेशेंट का जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है, ये वाला, अगर उसकी फ्री वाटर इनटेक इज मोर देन 408, ये पेशेंट जो है 408 फ्री वाटर एक्सीड कर रहा है, इफ ही इज टेकिंग इन 1 लीटर फ्री वाटर, तो फिर क्या होगा? बाकी 600 जो है तो रिटेन करेगा। तो यहाँ फिर इंपॉर्टेंस आ जाती है व्हाई यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड इनटेक, वाटर इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करना क्यों जरूरी है। अब अगर किसी पेशेंट ने वाटर के साथ सॉल्ट भी ले रहा है तो फ्री वाटर इनटेक कम हो जाएगी।
तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, फ्री वाटर रीअब्सॉर्ब, और जितना ज़्यादा वो वाटर लेगा उतना ज़्यादा अब्सॉर्ब होगा, हाइपोनाट्रिमिया वर्क होता जाएगा। यहाँ अगर आप उसका ज़ीरो इनटेक कर देते हो, इनटेक अगर ज़ीरो हो जाती है तो फिर हाइपोनाट्रिमिया करेक्ट हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। इस हाइपोनाट्रिमिया को करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको फ्री वाटर एक्सक्रीशन बढ़ाना होगा, और फ्री वाटर एक्सक्रीशन बढ़ाओगे तो फिर उसका सोडियम करेक्ट होगा। वो कैसे करोगे, कैसे बढ़ेगी? क्या करोगे? सल्यूट लोड बढ़ा दो। सल्यूट लोड अपने दे दिया, उससे वाटर डायूलिसिस होगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फ्री वाटर एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। एग्जांपल आपकी, अगर आपने सल्यूट लोड डबल कर दिया तो क्या हुआ, यूरिन वैल्यूज ये हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया, यूरिन ऑस्मोलैरिटी चूंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो कम हो गई, यूरिन सोडियम और पोटेशियम भी कम हो गए क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया, और आपने इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर क्लियरेंस जब कैलकुलेट की तो ये आपकी 451 ml आ गई। इस सूरत हाल में सल्यूट लोड कैसे दे सकते हैं ऐसे पेशेंट को, जैसा ये DH के पेशेंट है, सल्यूट लोड कैसे दे सकते? प्रोटीन इंटेक बढ़ा, साल्ट बढ़ा, तो आपको सिर्फ वाटर रिस्ट्रिक्शन काम नहीं करेगा। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस जो है कि ये इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर क्लियरेंस जो है, और एक चीज कि फ्री वाटर इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर क्लियरेंस की कैलकुलेशन जरूरी, और उसके साथ बैलेंस देखने के लिए आपको इनटेक को भी देखना। इनटेक भी सिर्फ वाटर इनटेक नहीं, उसके साथ फ्री वाटर इनटेक। आपने कई दफा, या अगर पेशेंट की इनटेक आउटपुट का रिकॉर्ड देख रहे हो और वहां पे क्लियरली मेंशन हो रहा है कि इसकी इनटेक कम है, आउटपुट ज्यादा है, मगर उसके बाद जो सोडियम करेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, पेशेंट को हाइपोनाट्रीमिया वाला केस है, फ्लूइड डिस्ट्रिक्ट पे डाला हुआ है, अपने इसकी इनटेक कम है, आउटपुट ज्यादा है, मगर सोडियम ऊपर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लूइड इनटेक है वो फ्री वाटर इनटेक ज्यादा है उसकी, और जो लॉस हो रहा है वो सोडियम का भी लॉस हो रहा है। तो ये डिफरेंशिएशन दोनों में जरूरी हो जाती है इसमें। एग्जाम्पल और क्या हो, hyperalimentation with high protein supplement containing 5.5% amino acids or 50 milligram of sodium, 25 milligram of potassium, और टोटल 4 लीटर a day पेशेंट को दिया जा रहा है, ठीक है, और डेली आउटपुट इसकी 4 लीटर है, मगर B1 20 to 88 हो गया, सोडियम 140 से 156 हो गया, क्रिएटिन 1.4 ही रही, ठीक है, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इसकी 342 हो गई, और यूरिन ऑस्मोलैरिटी अब इसकी है, यूरिन सोडियम इज 10 एंड यूरिन पोटेशियम इज 42। अब अगर आप इस पेशेंट की सल्यूट फ्री वाटर क्लियरेंस निकालो, सल्यूट फ्री वाटर क्लियरेंस, यूरिन आउटपुट भी 4 लीटर है, इनटेक भी 4 लीटर है, आउटपुट 4 लीटर है, 4 लीटर इनटू यूरिन ऑस्मोलैरिटी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलर क्लियरेंस आ गई, कितनी ऑस्मोलर क्लियरेंस,
स्मॉलर क्लियरेंस निकाल के 4 लीटर में से माइनस कर दो। 1960 minus अब स्मॉलर क्लियरेंस अब ये फ्री वाटर सॉल्यूट फ्री क्लियरेंस यहाँ बोर्ड पे लिखे ना आंटी, बोर्ड पे लिखे आप लिखी ना B 4 लीटर 1 minus 510 over 340 अब इसको कैलकुलेट करना मुश्किल क्यों लग रहा है? 1.49 minus 1960 minus 1960 का क्या मतलब है कि 1960 वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ 1960 और वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा था सोडियम को क्या होना था डाइल्यूट होना चाहिए हाइपोनाट्रीमिया डेवलप होना मगर यहाँ पे उलट हो रहा हाइपोनाट्रीमिया तो अगर आप इसकी लेफ्ट राइट फ्री वाटर क्लियरेंस निकालो उसी को रिप्लेस करो नीचे चलो किसको जी sodium है 156 यूनिट 10 और 40 50 40 और ऊपर 156 क्या जवाब है 52 और 156 1 माइनस 0.3 है कितना बना? आगे कैलकुलेट कर दो ना 2680 ये 26 क्या है क्लियरेंस तो डेली उसका 4 लीटर में से 2680 फ्री वाटर एक्सपीट हो रहा इस वजह से उसको हाइपरलीमिया हुआ तो ये फ्री वाटर क्लियरेंस जो है आपने इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर क्लियरेंस निकाली तो पिक्चर क्लियर हो गई कि इसका फ्री वाटर की एक्सीशन ज़्यादा हो रही है इस वजह से इसको हाइपरलीमिया अब उसको 4 लीटर मिल भी रहा है 4 लीटर मिल रहा है और फ्री वाटर एक्सीशन उसकी है 2680 तो फ्लूइड बैलेंस तो पॉजिटिव है और उसके बावजूद हाइपरलीमिया हो गया 4 लीटर इनटेक है उसकी जो फ्री वाटर का लॉस जो है 2680 है वाई ही हैज स्टिल हाइपरलीमिया इनटेक तो ज़्यादा थी आउटपुट फ्री वाटर
फिर वही बात आ जाती कि ये वाला जो 4 लीटर इनटेक थी उसमें से कि 25 और 50 सोडियम भी है 75 मिलीग्राम। इस 4 लीटर में से फ्री वाटर इज कितना होगा? फ्री वाटर कितना होगा? हाफ। इस 4 लीटर में से हाफ जो है फ्री वाटर है और हाफ में सोडियम और पोटेशियम जो है 150 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो इस फ्री वाटर इनटेक इज 2 लीटर, फ्री वाटर लॉसेज आर 26 लीटर। इस वजह से आपका मटीरियल, तो ये दोनों सूरतों में आपको जो इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर की एक्सक्रीशन भी और इनटेक में भी फ्री वाटर की इनटेक को कैलकुलेट करना होगा to get the true picture। सुपरफिशियली देखते हुए इसको हाइपरटीमिया नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यूरिन ऑस्मोलैरिटी ज्यादा फ्री वाटर गेन हो रहा है। मगर जब आपने इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर क्लियरेंस निकाल ली तो वो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर क्लियरेंस ज्यादा लगी है, तो हाइपरटीमिया एक्सप्लेन हो। मगर जब आपको वाटर इनटेक को भी देखते हो तो वो इनटेक आपकी सुपरफिशियली देखते हुए कि वाटर इनटेक एक्सीशन से ज्यादा लग रही है, मगर जब आपने फ्री वाटर इनटेक देखी तो वो फिर फ्री वाटर लॉस से कम थी, जिसकी वजह से हाइपरटीमिया एक्सप्लेन होता है। हाइपरटीमिया का केस अगर आपके पास आ गया तो उसमें क्या करना है? सबसे पहले वॉल्यूम स्टेटस